दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है सही स्टॉक सेलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे किस तरीके से आप एक सही स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कौन से 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका यूज़ करके आप एक अच्छा सा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरिज। नंबर 1 पे आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस। आप जब कभी स्टॉक सेलेक्ट करें तो इसका जो टाइप्स होता है स्टॉक का, जो भी कंपनी है उसका टाइप्स कौन सा है, क्या वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, उसका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, वो आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब नेचर ऑफ बिज़नेस से मतलब ये है कि ये जो सेक्टर है, मान लीजिए अभी आने वाला ज़माना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो रहा है और आप स्टॉक सिलेक्शन में अभी से ऑयल का स्टॉक आप देख रहे हैं, रिफाइंड और तेल वगैरह का, तो उसमें क्या होता है उसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि सब जितने भी व्हीकल्स है सब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कन्वर्ट हो रहे हैं। पेट्रोल की आगे इतनी ज़रूरत होगी नहीं, तो वो उस स्टॉक में पैसा लगाने का कुछ मतलब नहीं है। अगर दूसरा और एग्जांपल देखते हैं तो अभी जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना चल रहा है, तो ये आने वाला फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जिनका फ्यूचर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसा स्टॉक ना कि अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो स्टॉक सेलेक्ट करके आपको कुछ मतलब नहीं है। आपको लॉन्ग टाइम अगर विज़न रखना है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखते हैं 10 साल 20 साल के लिए, तो आपको 10 साल या 20 साल के आगे का सोचना पड़ेगा कि जो मैं स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो आज के मार्केट से परफॉर्म कर रहा है, आने वाले ज़माने में इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि अगर आप आज ही सेलेक्ट कर लेंगे, आज ही इसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, तो सभी लोग वही स्टॉक में पैसा लगाएंगे, तो उसमें जो चांसेस रहते हैं ना वो चीज़ कम हो जाती है। अगर आप ऐसा स्टॉक देखते हैं जिनको आपको ही खाली मालूम है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो उसमें आप उसकी वैल्यू भी डाउन होती है, उसका जो प्राइस है, स्टॉक का मार्केट प्राइस है, वो भी डाउन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है वो स्टॉक, और क्योंकि आपको वो चीज़ मालूम है कि ये बिज़नेस आगे जाके चलने ही वाला है, तो उसके लिए आपका फ़ायदा होता है। दूसरा जो अपना आता है वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसमें क्या होता है, आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए अगर 1000 करोड़ की कंपनी है, तो उसमें जो रिस्क वैल्यू है वो बहुत कम होती है। अभी अगर मार्केट कैप देखते हैं तो अपने 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप क्या होता है, अगर कोई 100 करोड़ की कंपनी है तो उसे कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, तो उसमें आपको रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें चांसेस जो है ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी में फंडामेंटल वगैरह देखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको आने वाले ज़माने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है ना, तो आप 10 ऐसे स्टॉक देखिए जिसमें 10,000 भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपके अगर आने वाले ज़माने में 9 स्टॉक जो है फ्लॉप जाते हैं और 1 स्टॉक भी हिट कर जाता है ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि 1 स्टॉक जो है पूरा आपका कवर कर देगा और एक अच्छा खासा मुनाफा 100 गुना तक भी दे सकता है। दूसरा जो आता है मिड कैप आता है, उसमें जो कंपनी की जो वैल्यू होती है वो 1000 करोड़ तक की होती है, तो उसमें जो चांसेस होते हैं लॉसेस के वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब बोले तो एवरेज टाइप के होते हैं, ज़्यादा कम भी नहीं होते हैं, एवरेज टाइप के होते हैं। तो उसमें आपको ग्रोथ के चांसेस भी एवरेज टाइप में ही होते हैं कि ज़्यादा आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना तो आपको बहुत बहुत मिल जाता है। क्योंकि आप खुद जानिए कि अगर ऑलरेडी कंपनी 1000 करोड़ की है तो उसको 2000, 3000 या 4000 हो सकती है जल्दी। ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसके लिए मिड कैप में जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। तीसरा जो अपना आता है वो लार्ज कैप होता है। लार्ज कैप में क्या होता है, जो चांसेस होते हैं रिस्क के वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिस्क का चांसेस जो अभी अगर आप देखेंगे 100 कंपनी आप लेते हैं, उसमें 70 कंपनी जो रहेगी सक्सेसफुल रहेंगे और 30 कंपनी जो रहेगी वो अपना थोड़ा बहुत उसमें डिसबैलेंस वगैरह होता है, थोड़ा नेगेटिव वगैरह चार्ट वगैरह दिखते हैं उसमें। तो लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, लार्ज कैप कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल ही होती है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ आती है वो बहुत कम होती है। मुश्किल से मुश्किल इसमें 2 गुना 3 गुना होता है। बाकी आप ज़्यादातर केस में अगर देखेंगे ना तो हर साल खाली 30% के हिसाब से ही ग्रोथ होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनी रिसर्च की है, इसमें बहुत सारे स्टॉक देखे। इनफैक्ट मैंने TCS वगैरह हो गए, रिलायंस वगैरह हो गए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखे हैं मैंने, इसमें ग्रोथ के अगर चांसेस देखेंगे सब लार्ज कंपनी है। इंडिया मार्ट हो गया,
रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, TCS हो गया, इन्फोसिस वगैरह हो गए, विप्रो हो गए, ये सब लार्ज कैप कंपनी है। इनके अगर देखें ग्रोथ रेट जो है ना बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपये लगाया तो अगले साल इसका डबल जाएगा, अगले साल खाली इसका 20% या 30% तक होता है। और बहुत सारे केस में होता है, मैंने नहीं मान रहा, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ आपको कि नहीं होता है, लेकिन अगर एवरेज हम देखो मान के चलते हैं कि हम एवरेज हर चीज़ देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका जो चांसेस होते हैं वो 30% ही होते हैं। तीसरा टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है प्रॉफिट ग्रोथ। आप जो भी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो प्रॉफिट है वो ग्रोथ की तरफ है कि नहीं, या क्या उसका जो प्रॉफिट है नेगेटिव में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट डाउन जा रहा है और एक क्वार्टर अपना प्रॉफिट में जा रहा है तो कंपनी में पैसा लगा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए ग्रोथ में, तो वो जाके आने वाले ज़माने में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद चौथा जो टिप्स आता है वो होता है डेट देखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी क्या होता है, अगर आप स्मॉल कैप कंपनी देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर 10,000 करोड़ की कंपनी है और उस पर जो उसका डेट है वो 20,000 करोड़ का है तो वो कंपनी आगे कैसे ग्रो करेगी। इन फ्यूचर कभी कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह नहीं चला या कुछ मार्केट में कुछ फॉल आ गया तो कंपनी पर कर्जा ही इतना ज़्यादा है तो कंपनी आगे ग्रोथ कैसे करे, उसके पास कैश फ्लो नहीं होगा, उल्टा डेट होगा, डेट की वजह से उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा, तो कंपनी ग्रोथ होने का जो चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल वगैरह अच्छे हैं और प्रोडक्ट अगर उसका मोट वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो डेट इतना वैल्यू नहीं करता है। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो डेट बहुत वैल्यू करता है। तो मेक श्योर आप ये देखने से पहले, कंपनी सिलेक्शन करने से पहले डेट ज़रूर देख लें। तीसरा जो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, आप इसे भी देख सकते हैं। ये कंपनी अपना जो है कितना रिटर्न दे रही है साल में, अर्निंग पर शेयर वगैरह क्या है, रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, हर चीज़ वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो अपना है वो है कैश फ्लो। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए कैश फ्लो होना कंपनी के पास बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, अगर कंपनी के पास कैश नहीं होता है, कैश रिजर्व नहीं होता है, तो कंपनी आगे आने वाले स्टेप जल्दी नहीं ले पाती है। अगर कंपनी के पास कैश होता है तो कंपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा बढ़ती है, कैश होने की वजह से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेती है, तो उससे अलग एक मोटिवेशन मिलता है और कंपनी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाती है। तो कैश फ्लो कंपनी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, नेक्स्ट स्टेप जो आगे आप बढ़ेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग है। क्या होता है, अगर कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं और प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है तब तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो मैं ऐसे स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग में प्रमोटर को ही कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, वो होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो उस कंपनी में पैसा लगा के मतलब नहीं है। क्योंकि अगर प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होगी तो प्रमोटर खुद कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अगर उनकी होल्डिंग वगैरह कम है, 20% है, 30% है, तो मैं तो ऐसे स्टॉक को रिकमेंड ही नहीं करता हूँ। तो आप कभी भी ये चीज़ देखने से पहले प्रमोटर की सबसे पहले होल्डिंग ज़रूर देख लें। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर वगैरह, EPS वगैरह, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन मैंने जितने टाइप्स बताए हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, मार्केट कैप, प्रॉफिट ग्रोथ और डेट वगैरह, रिटर्न एंड इक्विटी और प्रमोटर की होल्डिंग, अगर आप इतनी चीज़ें भी देख लेते हैं ना तो ये इनफ है कंपनी का। ये पूरा आप समझ लीजिए कि 70% आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए, इतना आप देख लिए तो आपको सिलेक्शन करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। और देखो कैसा है ना, ये फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, लोगों ने इसे कॉम्प्लेक्स बना दिया है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। आप डेली लाइफ में भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है। आप किसी भी कंपनी में कभी जाते हैं तो आप एक गेस्ट वगैरह करते हैं, आप गेस वगैरह करते हैं कि ये कंपनी कैसी होगी, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, हर चीज़ होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करना कोई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये पूरा हो गया दोस्तों, ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की, आपको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की आपको। और दूसरी बात, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप देख सकते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस वगैरह, फंडामेंटल किस तरीके से आप देख सकते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस वगैरह, मार्केट कैप, प्रॉफिट ग्रोथ, डेप्ट वगैरह। तो चलिए डैशबोर्ड के स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कैसे देखते हैं।